हेलो स्टूडेंट, मैं सेंट एसन अजीतगढ़ से मनीष। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं पादपों में पोषण में वृहद और सूक्ष्म जो पोषक होते हैं उनकी भूमिका। यानी पादपों में जो वृहद मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक जो अनिवार्य तत्व हम पढ़ रहे थे उनकी क्या क्या भूमिका होती है, उन सभी की भूमिका हम पढ़ते हैं। कितने थे? 17 थे। 17 अनिवार्य तत्व थे। उन सभी की भूमिका हम पढ़ेंगे कि वो क्या क्या कार्य करते हैं और अगर उनकी कमी हो जाए तो पादप में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो अनिवार्य तत्व क्या होते हैं कि पौधे के लिए कई प्रकार की कार्य के लक्षण उत्पन्न करते हैं, कई प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे कोशिका में पारगम्यता बनाए रखना, प्रसारण दाब को बनाए रखना और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के निर्माण में, ये सब हमने पढ़ लिया है। इसी के साथ सबसे पहले हम बात करें कि जो अनिवार्य तत्व होते हैं तीन, कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये कितने हो गए? 1, 2 और 3। इन तीनों तत्वों को एक साथ पढ़ लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं कि ये पौधे वायुमंडल और जल से ये ग्रहण कर लेते हैं। कहाँ से ग्रहण करते हैं? ये वायुमंडल से व जल से ग्रहण कर लेते हैं पौधे। कैसे? कि वायुमंडल से तो क्या करेंगे? CO2 ग्रहण, CO2 के रूप में, वायुमंडल में CO2 के रूप में क्या ग्रहण कर लेंगे? कार्बन ग्रहण कर लेंगे। जल से, जल का मतलब H2O, इससे क्या करेंगे? हाइड्रोजन ग्रहण कर लेंगे। अब इन दोनों से कंबाइन में क्या ग्रहण कर लेंगे? ऑक्सीजन ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन मौजूद होती है। दोनों से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों ही क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थों के घटक होते हैं, कार्बनिक घटक होते हैं। कार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक का मतलब हो गया ये वसा के निर्माण में भाग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के भी, और प्रोटीन के निर्माण में भी भाग लेते हैं। किस किस के? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों के निर्माण में भाग लेते हैं। लेकिन प्रोटीन निर्माण में कौन भाग ले लेता है? एक नाइट्रोजन भी भाग लेता है, ये भी ध्यान रख लेना। सब में CHO तो होंगे, इसमें भी CH और O, इसके निर्माण में भी CH और O भाग लेते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जीव द्रव्य के निर्माण में भी मुख्य रूप से भाग लेते हैं। जीव द्रव्य व सेल वॉल। और इन तीनों तत्वों की पादप में कभी न्यूनता नहीं होती है, क्योंकि ये पर्याप्त मात्रा में वायुमंडल में और जल में के द्वारा ये ग्रहण कर लेते हैं। इनकी न्यूनता नहीं होती, नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन ग्रहण कर रहे हैं, जल से हाइड्रोजन ग्रहण कर रहे हैं और दोनों से ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं। तो इनकी मात्रा कभी भी कम नहीं हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए इनकी कमी होने का कोई चांस ही नहीं होता। ठीक है, तीनों के बारे में समझ में आया? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी पौधे में कभी भी कमी नहीं होती। और ये तीनों के तीनों ही कैसे होते हैं? अखनिज तत्व, बताया था मैंने। CH और O, ये कैसे होते हैं? अखनिज तत्व होते हैं। अखनिज तत्व कैसे? कि ये मृदा से तो ग्रहण किए नहीं जाते, जो मृदा से ग्रहण किए जाएंगे वो कैसे होंगे? खनिज तत्व। लेकिन ध्यान रखना, नाइट्रोजन को कुछ वैज्ञानिक क्या मानते हैं? खनिज तत्व, और कुछ क्या मानते हैं? अखनिज तत्व। अखनिज तत्व क्यों मानते हैं? क्योंकि निम्न पादप जो होते हैं वो सीधे ही वायुमंडल से ग्रहण कर लेंगे नाइट्रोजन को, लेकिन उच्च पादप क्या करते हैं? ये सीधे ही वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए इनको, नाइट्रोजन को खनिज तत्व की श्रेणी में रखा गया है। अखनिज तत्व कितने होते हैं? बताया था मैंने, 3 होते हैं। बाकी 14 कितने हो गए? खनिज तत्व होते हैं। नोट करो इनको, उसके बाद में नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं।
4th नंबर पे पढ़ते हैं हम नाइट्रोजन के बारे में। आपको पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, लगभग ये वायुमंडल में कितना 78% पाया जाता है, 78% मात्रा में ये पाया जाता है। इस नाइट्रोजन को पादप क्या करते हैं, सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, किस रूप में, दूसरे रूपों में ग्रहण करते हैं। यानी पौधे मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं वो किस रूप में करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। कुछ रूप में नाइट्राइट के रूप में भी करते हैं और अपवाद स्वरूप अमोनियम आयन के रूप में भी ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर नाइट्रोजन को ग्रहण किया जाता है पादपों द्वारा तो होते हैं नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। जो नाइट्रोजन होता है पादप की वृद्धि, उपापचयन, वंशागति, जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर किसी तत्व की आवश्यकता होती है वो कौन से होते हैं, नाइट्रोजन। सर्वाधिक क्या करता है ये, सर्वाधिक रूप से, सबसे अधिक, क्या लिख सकते हैं हम, सबसे अधिक मात्रा में, सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसके कार्य की बात करें कि नाइट्रोजन का ऐसा कौन सा कार्य होता है जिसके लिए इसकी अनिवार्यता इतनी कंपलसरी होती है। यह प्रोटीन में किसको, एमिनो अम्ल के निर्माण में, किसके, एमिनो अम्ल के निर्माण में भाग लेता है। प्रोटीन मैंने बताया था, प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, इसके साथ कौन सा होता है, नाइट्रोजन मुख्य तत्व होता है। न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक अम्ल मतलब कौन कौन से होते हैं, डीएनए और आरएनए, इनके निर्माण में भी भाग लेता है। इनका क्या होता है, ये मुख्य रूप से घटक होता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे IAA, ATP, इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इनका भी ये मुख्य घटक होता है। नाइट्रोजन को जो मृदा से किस रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, सबसे ज़्यादा नाइट्रेट, नाइट्राइट और कुछ सबसे कम मात्रा में अमोनियम आयन के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, जिनको लेग्यूम प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम प्लांट बोलते हैं उनको। यानी फेबेसी कुल के, यानी लेग्यूमिनेसी कुल के जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है या नोस्टोक एनाबिना जो होंगे, उनके द्वारा नाइट्रोजन को क्या कर दिया जाता है, स्थिरीकरण। यानी उन्हें नाइट्रोजन को ग्रहण करने की जरूरत नहीं होती मृदा से, उनके द्वारा ये ग्रहण कर लेते हैं। इसी के साथ ये विटामिन में भी होता है और को एंजाइम जैसे NAD हो गया, NADP हो गया और एल्केलॉइड जो नशीले पदार्थ होते हैं उनमें भी क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल अणु का भी ये क्या होता है, मुख्य भाग होता है। इसके कारण इन सभी वजह से यानी कि प्रोटीन, एमिनो अम्ल, हार्मोन और विटामिन, को एंजाइम और क्लोरोफिल, एल्केलॉइड्स, इन सब का मुख्य घटक कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है। और ये इसके पादप की अच्छी वृद्धि के लिए, उपापचयन, वंशागति और जनन के लिए नाइट्रोजन महत्वपूर्ण होता है। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए, कमी के कौन से लक्षण होते हैं वो देखो। सबसे मेन लक्षण हो जाएगा कि पुरानी पत्तियों का रंग कैसे पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा, क्योंकि पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल वर्णक होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यानी कि विघटन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हरिमाहीनता। यानी हरा जो वर्णक था उसमें हीनता आ जाएगी, मतलब कमी हो जाएगी। और अधिक कमी अगर हो जाती है तो उसके कारण जो पर्ण होती हैं उनका रंग ब्राउन कलर का हो जाएगा, भूरा हो जाएगा और ब्राउन कलर का होके सूख जाएंगी। पादपों की वृद्धि है वो भी मंद पड़ जाएगी, क्योंकि वृद्धि के लिए नाइट्रोजन कंपल्सरी होता है। प्रोटीन संश्लेषण और क्लोरोफिल के संश्लेषण भी क्या आ जाएगी, कमी। यानी कि यहाँ पर प्रोटीन के निर्माण में भी भाग ले रहा है और क्लोरोफिल के भी, इन दोनों के संश्लेषण में कमी आ जाएगी। यानी कि क्लोरोफिल का तो वैसे ही विघटन हो रहा है, ठीक है। पुष्पन में भी क्या होगी, देरी होगी, यानी पुष्पन की प्रक्रिया भी नहीं हो पाएगी क्योंकि वृद्धि वगैरह नहीं हो रही। बीजों में प्रसुप्ता बढ़ जाएगी। प्रसुप्ता मतलब होगी कि बीज जर्मिनेट हो रहे हैं, जर्मिनेट का मतलब अंकुरित हो रहे हैं, अंकुरित होने में भी क्या हो जाएगी, समय लगेगा। यहाँ पर जो पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उसका विघटन होगा किस रूप में, एंथ्रोसाइनिन एक वर्णक होता है पिंक कलर का, उसका निर्माण हो जाएगा जब क्लोरोफिल वर्णक का विघटन होगा, जब हरिमाहीनता हो रही है। तो इसकी वजह से जो पर्ण होती है उनका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। इसी के साथ जो रासायनिक उर्वरक होते हैं या यूरिया वगैरह होते हैं उनमें नाइट्रोजन मुख्य घटक होता है। रासायनिक उर्वरकों का मुख्य घटक भी होता है, रासायनिक
घटक। रासायनिक उर्वरक जो होते हैं, जो यूरिया वगैरह डालते हैं, उनमें मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये तो हो गए नाइट्रोजन के कार्य, किस वजह से चाहिए, और अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी वजह से कौन से लक्षण होते हैं। तो नोट करो इनको, जिससे आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखो फास्फोरस। फास्फोरस को पौधे हैं वो किस रूप में ग्रहण करते हैं? घुलनशील जो अकार्बनिक फास्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी फास्फेट आयन के रूप में ये ग्रहण करेंगे। कौन से रूप में? H2PO4 के रूप में, HPO4 आयन के रूप में ये ग्रहण करेंगे। फास्फेट के कार्य की बात करें कि पौधे में फास्फेट कौन कौन से कार्य करता है, तो आरएनए और डीएनए में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस रूप में? वंशानुगति में, यानी वंशानुगति के कार्य के लिए फास्फेट आवश्यक होता है। फास्फोलिपिड में, फास्फोलिपिड किस काम में लिया जाएगा? कोशिका झिल्ली के निर्माण में काम में लिया जाएगा। NAD और NADP में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस रूप में? कोएंजाइम के रूप में। और ATP और GDP में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस रूप में? ऊर्जा के निर्माण में, ऊर्जा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NAD की फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। NAD की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? NAD की फुल फॉर्म हो जाएगी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड। और NADP की हो जाएगी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। पी का मतलब क्या हो जाएगा? फास्फेट। ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन संश्लेषण के, प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में भी फास्फेट की कंपल्सरी होती है। ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाओं में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन मतलब रेडॉक्स क्रियाएं जो होती हैं, उनमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा के उपचयन में भी ये भाग लेता है। जड़ों की वृद्धि, यानी ये जड़ों की वृद्धि को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है कि अगर फास्फेट की मात्रा अधिक, पर्याप्त मात्रा में अगर इसको मिलती है तो पादप की जो जड़ें हैं वो अधिक क्या करेंगी? वृद्धि कर पाएंगी। अगर इनकी कमी हो जाती है तो जड़ें अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाती हैं। बीजों के निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे बात करें कि फॉस्फेट होता है वो पौधे को शुष्क भार का, 1 ग्राम में शुष्क भार का होगी, किसका? शुष्क भार का कितना होगा? 0.22 0.8% तो कंपल्सरी चाहिए होता है। ठीक है। ये तो हो गए इसके कार्य की बात। कमी की देखें तो इसकी कौन कौन सी कमी होती है, यानी कमी के लक्षण कौन से होते हैं। अगर फॉस्फेट की कमी हो जाती है तो अपरिपक्व पर्ण होती है वो झड़ जाती है। अपरिपक्व पर्ण मतलब पकती नहीं है, पुरानी नहीं होती, उससे पहले क्या हो जाती है? झड़ने लग जाती है। और 2 वर्णकों का निर्माण होता है, एक तो होता है नेक्रोसिस और एक एंथ्रोसाइनिन, यानी इन दोनों वर्णकों का निर्माण पर्ण में और तने में होने लग जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो एंथ्रोसाइनिन के कारण तो आपको पता है कि तना और पर्ण कैसी हो जाएंगी? पिंक कलर की हो जाएंगी, और इसके कारण कैसे हो जाएंगी? वो बैंगनी कलर की हो जाएंगी। ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण भी क्या हो जाता है? कमी हो जाएगी, बाधित होगी, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण में भाग ले रहा है। जड़ों का फैलाव हो जाता है वो कम हो जाती है, यानी कि मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किसको करते हैं? ये रूट को ही करता है। पर्रों भाग की वृद्धि भी क्या हो जाएगी? अवरुद्ध हो जाएगी। जो ऊपर के भाग होते हैं, शाखाएं, पर्ण और ब्रांचेज, फ्लावर, इनकी वृद्धि भी क्या होगी? प्रभावित होगी। पुष्पन भी देरी से होगा, यानी पुष्पन की प्रक्रिया भी, फ्लावर भी जल्दी नहीं आएंगे। और जाइलम और फ्लोएम में विभेदीकरण हासिल हो जाएगा, यानी जाइलम और फ्लोएम में आप विभेद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कैम्बियम की सक्रियता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। कैम्बियम में क्या आ जाएगी? कमी। और बीज अंकुरण भी क्या होता है? बाधित, यानी प्रसुप्ता में चला जाता है। तो ये है इसके बारे में, फॉस्फेट के बारे में। कार्य क्या करेगा? आरएनए डीएनए में, फॉस्फोलिपिड में, एनएडी और एनएडीपी में, एटीपी और जीडीपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए चाहिए, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए चाहिए, वसा के उपचयन के लिए चाहिए, जड़ों की वृद्धि के लिए चाहिए, बीजों के निर्माण के लिए। अगर फॉस्फेट की कमी हो जाती है तो जड़ों का फैलाव कम होता है। और यहाँ पर एक 2 जो वर्णक हैं, एंथ्रोसाइनिन और
निक्रोसिस। इसके कारण जो पर्ण और स्टेम है उनमें गांठे गांठों के रूप में ये ना एक या तो गुलाबी कलर का हो जाएगा या बैंगनी कलर का हो जाता है। तो नोट करो इसको, इससे आगे हम बढ़ते हैं फिर। तो सल्फर, नेक्स्ट है सल्फर या गंधक। सल्फर या गंधक को जो पादप हैं वो किस रूप में ग्रहण करते हैं? सल्फेट के रूप में। किस रूप में? सल्फेट के रूप में ये ग्रहण करते हैं। कुछ में ये सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में भी ग्रहण कर लिए जाते हैं। जो सल्फर होता है या गंधक होता है, जो ब्रेसिकेसी कुल होता है, यानी सरसों जो कुल होता है उसमें जो गंध होती है वो सल्फर के कारण ही आती है। सल्फर के कार्य देखें कि सल्फर के कार्य क्या होते हैं। कि सल्फर जो एमिनो अम्ल का भाग होता है, सल्फर क्या होता है? ए का मतलब एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल का भाग होता है। ये किसको? सिस्टीन और मिथ्योनिन के निर्माण में का कार्य करता है। यह विटामिन और कोएंजाइम के निर्माण में भी भाग लेता है। विटामिन कौन से हो गए? बायोटीन होगी और थायमीन हो गया। इनके निर्माण में ये भाग लेता है और कोएंजाइम में भी ये प्रेजेंट होता है। ये सब किसके लिए चाहिए? श्वसन के लिए। इसके लिए श्वसन के निर्माण के लिए ये कार्य करते हैं। जड़ों में ग्रंथियों के निर्माण में, इन जड़ों के अंदर जो लेग्यूम कुल होता है उसमें जो के समान क्या होती है? पादों में ग्रंथियों के निर्माण में ये भाग होता है, ग्रंथियों के निर्माण के कार्य करता है, जिससे जो सहजीवी जीवाणु वगैरह हैं वो सह रह सकें। तेल संश्लेषण में, क्लोरोफिल संश्लेषण में, तेल के संश्लेषण में और क्लोरोफिल संश्लेषण में और फेरिडॉक्सिन का ये भाग होता है। अब इनके अलावा हम देखते हैं इनकी कमी, यानी पादप में अगर इसकी कमी हो जाए तो इसके कारण क्या होता है कि पत्तियों, जो नई पत्तियां होती हैं उनका रंग कैसा हो जाता है? हल्का हरा पीला हो जाता है। और क्या हो जाएगा? जड़ और तना में, तना कैसा हो जाएगा? काष्ठी और कठोर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर स्क्लेरोकाइमा जो टिश्यू होता है, उत्तक होता है, वो विकसित हो जाता है, जिससे तना और जो जड़ें होती हैं वो काष्ठी हो जाती हैं, जिससे पादप क्या रह जाता है? बोना रह जाता है। पर्ण के सिरे जो होते हैं, पर्ण के सिरे और उसके किनारे हैं वो क्या होते हैं? अंदर की ओर मुड़ने लग जाते हैं, मुड़ जाते हैं, जैसे चाय का पीत रोग होता है। और कोशिका विभाजन में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी और फल निर्माण क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इस प्रकार सल्फर के बारे में हमने पढ़ा। कार्य क्या हो जाएंगे? एमिनो अम्ल के, विटामिन के और कोएंजाइम के में प्रेजेंट होता है, और जड़ों की ग्रंथियों के निर्माण में, तेल संश्लेषण में, क्लोरोफिल संश्लेषण में और फेरिडॉक्सिन का ये भाग होता है। अगर यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अगर सल्फर की कमी हो जाती है तो सिस्टीन और थायमीन की भी क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी, क्योंकि एमिनो अम्ल का ये भाग होता है, एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो सिस्टीन और मिथ्योनिन की भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। नोट करो इसको, इससे आगे हम पढ़ते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम को जो प्लांट है वो कैल्शियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। मृदा में जो कैल्शियम होता है वो एपेटाइट, कैल्साइट, डोलोमाइट, इन रूपों में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। लेकिन प्लांट जो कैल्शियम को ग्रहण करते हैं वो कैल्शियम आयन के रूप में ही ग्रहण करते हैं। कैल्शियम के कार्य देखें कि यह पादप में क्या क्या कार्य करता है। तो सेल वॉल की जो मध्य पटलिका होती है, मिडिल लेयर जो होती है, लेमा होती है, मिडिल लेमा, उसका मुख्य घटक होता है। मध्य पटलिका का ये मुख्य घटक होता है, जिससे प्लांट को क्या मिलता है? यांत्रिक सहारा मिलता है, क्योंकि ये सेल वॉल की जो मध्य पटलिका होती है उसको दृढ़ता प्रदान करता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो सेल वॉल में क्या आ जाएगा? लचीलापन आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जैव झिल्लियाँ, यानी जो जीवित झिल्लियाँ होती है, जैसे कोशिका झिल्ली होगी, उसकी पारगम्यता को सुचारू रूप से रखने के लिए, यानी कि पारगम्यता बनाए रखने के लिए, जैसे सेल मेम्ब्रेन जो होगी, सेल मेम्ब्रेन जो होगी, उनके पारगम्यता को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए, जैव झिल्लियों की पारगम्यता को बनाए रखने के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। नेक्स्ट है अग्रस्त प्रविभाजी की वृद्धि के लिए भी क्या चाहिए? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्रों की संरचना के स्थायित्व, यानी स्थायी रखने के लिए, गुणसूत्रों की संरचना को स्थायी रखने के लिए भी क्या चाहिए? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो उसके कारण क्या हो जाती है? पर्ण का आकार क्या हो जाएगा? छोटा रह जाएगा। यानी पर्ण कैसी होगी?
साइज छोटी हो जाएगी। सेल वॉल में क्या जाएगा, लचीलापन समाप्त हो जाएगा। और क्रोमोसोम में क्या जाएगी, अनियमितता आ जाएगी। उत्तकक्षय पुष्पन में बाधा हो जाएगी, यानी उत्कों में क्षति हो जाएगी, उत्कों की क्षति होगी। और पुष्पन में भी क्या होगी, कमी, यानी पुष्पन भी कम होगा। पर्ण में हरिमायनता उत्पन्न हो जाएगी, यानी पत्तियों में क्या हो जाएगा, पीलापन उत्पन्न हो जाएगा। और पर्ण के जो शीर्ष है वो नीचे की ओर झुक जाएंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो बाकी जो अनिवार्य तत्व हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।